गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्लियर? सो हमने लास्ट वीडियो में जो किया था वो किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मींस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे क्या न्यूट्रिशन की, वो किस प्रकार अपना खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनिमल्स हैं वो दो तरह के हैं। एक्चुअल में प्लांट्स भी दो तरह के हैं, बट क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है इस वजह से वो हटा दिया गया था। तो यहाँ पर क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर कौन, जो कि एक कोश के जीव है, यानी कि जो सिंगल सेल है वही कंप्लीट एनिमल है। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे न्यूट्रिशन हो जाता है, और फिर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो बहुकोश के जीव हैं उनमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है जी, तो चलो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनिमल्स में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशनल मोड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हेटरोट्रॉपिक जो मोड है न्यूट्रिशन का उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है इसको मैं बता देता हूँ कि एक इस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना खाना नहीं बना पा रहा है लेकिन अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स में यूनिसेलुलर भी है मल्टी सेलुलर भी है। अच्छा, क्यों नहीं बना पाते हैं, तो इसका भी एक कारण है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्यों एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते, तो वो इस वजह से नहीं बना पाते हैं अपना खाना क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है जी, अपने अगर उनके पास क्लोरोफिल होता यानी कि उनके पास वो पिगमेंट होता जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हो सकता है कि एनिमल्स भी खाना बना सकते, लेकिन क्योंकि वह एब्सेंट है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल जो है वो नहीं है, इस वजह से इन्हें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, दूसरों से अपना खाना लेना पड़ता है, किसी दूसरे जीव से अपना खाना ड्राइव करना पड़ता है। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले हमें करनी होगी। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कल मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन आपको। न्यूट्रिशन, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism drives their food from other animals or other organisms। अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव्स देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ये एक इस प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें कोई जीव क्या करता है, अपना खाना किसी दूसरे जीव से क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ले लेता है। ठीक है जी। तो कितनी तरह के जीव हैं यहाँ पर, दो तरह के जीव हैं, है ना। यहाँ पर सेलुलरिटी के आधार पर हमने ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में डिवाइड किया हुआ था। तो पहले ऑर्गेनिज्म का नाम है या फिर उन्हें बोला जाता है क्या, यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय। ठीक है जी। और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है जी, मल्टी सेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो एक ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें एक ही कोशिका है, एक ही सेल है, और दूसरे इस प्रकार के जीव हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलो शुरू करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। ठीक है, हम अमीबा में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अब करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि अमीबा जो है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। इसमें सबसे बाहर की जो स्किन है इसकी, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दीजिए या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा है, देखिए अमीबा ने अपने चारों तरफ जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको सेंस किया, ठीक है जी, फूड पार्टिकल का सेंस किया, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स हैं, इनको सेंस किया है। एंड देन जैसे ही उसे पता लगा कि उसके चारों तरफ क्या है, फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उसने क्या किया, अपने नकली आर्म जिन्हें सूडोपोडिया बोला जाता है उनको फैलाना स्टार्ट किया। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसका ये, यहाँ से देखिए ये अमीबा ने क्या किया है, सेंस किया है, बाहर फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, इनको सेंस किया एंड देन उसने सूडोपोडिया निकालने शुरू किए, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया नकली पैर, ठीक है जी। और क्या किया है, नकली पैरों से धीरे धीरे क्या कर दिया है, इस खाने को क्या कर लिया है, इनगल्फ कर लिया है, इनगल्फ कर लिया, यानी कि यहाँ से ये बंद हो गई, यहाँ से ये बंद हो गई, ठीक है, जिससे क्या बना, एक फूड वैक्यूल का निर्माण हुआ, फूड वैक्यूल्स का निर्माण हुआ, ठीक है जी। अब अमीबा क्या करने वाला है, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो अंदरूनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब बन चुकी है, जिसमें फूड वैक्यूल बन गया है, जिसने फूड वैक्यूल बना दिया एक्चुअल में, वो क्या करेगी, अंदर से यानी कि साइटोप्लाज्म में से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेगी। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद कर देते हैं, और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, तेजी ला देते हैं, ठीक है ना जी। तो अब क्या हुआ, ये डाइजेस्ट हुआ खाना, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसे साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर खाने को पचाया गया और साथ में उसे क्या किया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। मैं अभी नाम भी इनके लिखूंगा, एक बार आप समझ लीजिए, ये यहाँ पर ऐसे प्रोसेस हुई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया कि जो रफेज बच गया, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बच चुका है, बच गया है, अब जिसका कोई काम नहीं है, सूडोपोडियाज को फिर से ओपन किया गया, ऐसे इस तरह से सूडोपोडियाज को ओपन किया गया, एंड देन क्या हुआ है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बॉडी में से बाहर की तरफ निकल गए, ठीक है ना जी, ये बाहर की तरफ निकल गए, और उसके बाद अमीबा पहली वाली स्थिति में वापस आ गया, इस वाली स्थिति में, ठीक है। तो देखिए एक साइकिल चलिए यहाँ पर, अमीबा ने खाने को सेंस किया, सूडोपोडिया बाहर की तरफ निकाले हैं जिससे कि वो खाने को इनगल्फ कर सकता है, खाने को इनगल्फ कर लिया गया, जिस वैक्यूल के अंदर, जिस छोटे से रिक्त स्थान के अंदर, खाली जगह के अंदर फूड मौजूद है उसे फूड वैक्यूल बोला गया है। साइटोप्लाज्म में से डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ पर चले गए हैं, फूड वैक्यूल के अंदर चले गए हैं, जिन्होंने खाने को डाइजेस्ट कर दिया है, और इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसे साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। इसके बाद जो खाना फूड वैक्यूल के अंदर बचा है वो या तो अनडाइजेस्टेड है या फिर वेस्ट है, जिसका कोई फायदा नहीं है ना। इसके लिए क्या किया है, इसके बाद क्या किया अमीबा ने, इसके बाद अमीबा ने ये किया है कि उसने अपने सूडोपोडिया जो बंद किए थे फूड वैक्यूल बनाने के लिए, उन सूडोपोडियाज को एज इट इज खोल दिया, है ना। और खोलने पे क्या हुआ, जो रफेज था यानी कि जो वेस्ट फूड था, जो वेस्ट फूड पार्टिकल्स थे वो क्या हुए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, और जो अमीबा है वो वापस अपनी पहली वाली स्थिति में आ गया है, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया है। अब क्या बोलेंगे इसे, तो वो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए जब अमीबा ने खाने को प्राप्त करना शुरू किया, ठीक है, यानी कि अपने अंदर लेना शुरू किया, तो इस प्रोसेस को बोला गया इंजेशन। इंजेशन का मतलब है खाने को बाहर से अंदर ले लिया गया, ठीक है ना जी। जहां पर खाने को डाइजेस्ट किया गया और साथ में फिर उसे एब्जॉर्ब किया गया, उसे बोला गया एसिमिलेशन। ठीक है जी। और एसिमिलेशन के बाद जब खाने को, वेस्ट खाने को बाहर फेंक दिया गया है, तो इसे बोला गया इजेशन। ठीक है ना जी। और इजेशन के बाद क्या हुआ है, जो अमीबा है वो पहली वाली स्थिति में आ गया है, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स पहुंच चुके हैं, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स चले गए हैं, ठीक है ना जी। तो ये रहा अमीबा के अंदर क्या है, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। अच्छा, अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है ना। इसे, इस न्यूट्रिशन को नाम बोला गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन।
होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ना वो बहुत स्पेशल है, ठीक है, आसान है बट जरूरी है थोड़ा सा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे बोला जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है इस प्रकार के न्यूट्रिशन को जिसमें भोजन को पचाया जा रहा है फूड कैविटीज के अंदर, ठीक है ना, फूड कैविटीज के अंदर पचाया जा रहा है ना। वो फूड कैविटीज बॉडी के बाहर हो सकती हैं और बॉडी के अंदर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर है फूड, है ना, कैविटी जो है, फूड वैक्यूल जो वो भोजन जो रिक्तिका है, ठीक है, भोजन रिक्तिका बोल देते हैं इसे, खाद्य रिक्तिका बोल देते हैं इसे। तो ये अमीबा की बॉडी के अंदर है, ठीक है। अमीबा के जीव द्रव ने, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में से क्या हुआ है, डाइजेस्टिव जूसेस बाहर निकले और डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या किया, फूड वैक्यूल के अंदर जाने के बाद फूड को पचा दिया है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये खाना पच के देन कहाँ पे आ गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही वापस आ गया है, ठीक है ना जी। ये ध्यान से देख लीजिए, ये एसिमुलेशन इज देयर, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, एक इस प्रकार का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें जो भोजन है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्ट होता है, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा, ठीक है जी। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या बता दिया है आपको, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता दिया है। लेकिन मान लीजिए अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेस यूज हुए हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑर्गन उपयोग में नहीं आया है। लेकिन अगर मैं यहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करता हूं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होने वाला है, एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, ठीक है। क्यों मौजूद है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। यहाँ पर तो अकेली कोशिका है, सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल है तो क्या होने वाला है यहाँ पे कि भाई इसको खाने की कम आवश्यकता है, तो एक बड़ा तंत्र नहीं रिक्वायर्ड है। लेकिन जब मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करता हूँ, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बात करता हूँ, तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि फूड रिक्वायरमेंट और एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा मात्रा में खाना ग्रहण करते हैं और ज़्यादा मात्रा में खाना ग्रहण करते हैं तो उसे पचाने के लिए भी स्पेशल एक टीम बनाई गई है ऑर्गन्स की, ठीक है ना जी, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आइए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, शुरू करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर क्या, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं एनिमल्स के बारे में बात करता हूं, जब मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करता हूं तो वहां पर क्या है कि न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए एक पूरा ऑर्गन सिस्टम मौजूद है जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जो मुख्य चीज़ें पढ़नी है ना, उनके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स के साथ साथ हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। क्या पहले कंटेंट कर लेते हैं एक बार कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर जब हम क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन करने वाले हैं, तो हमें दो मुख्य चीज़ों का किनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, यानी कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम करने वाले हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन्स और उनके कार्य, ठीक है जी। और साथ में क्या है कि यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। ग्लैंड्स आप लोग समझते हैं क्या है, कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यूज जो क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना जी। और एंजाइम्स जो होते हैं वो नेचुरल कैटलिस्ट होते हैं। नेचुरल कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि वो नेचर में चलने वाली जो प्रोसेसेस होती हैं उनके रेट को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम डाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो ये डाइजेशन जो प्रोसेस है, इस डाइजेशन के रेट को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा, इन एंजाइम्स के द्वारा। तो एंजाइम्स का पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो हम ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शन और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस का हम यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले हैं। और ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो दो मुख्य है ना चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है ऑर्गन्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अपने काम में बिल्कुल निपुण हैं, है ना, उनके नाम हम करेंगे और साथ में उनके फंक्शंस को भी हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या हैं कि आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की ग्लैंड्स लगी हुई हैं, ठीक है जी, जो स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं। एंजाइम
एंजाइम्स के बारे में आपको पहले भी पता होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम दो मुख्य चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं वो हैं ऑर्गन्स, उनके नेम एंड उनके काम यानी कि फंक्शंस। ठीक है। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, एंड देयर फंक्शंस, एंड देयर फंक्शंस। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें ही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये दो चीज़ें ही हैं, बहुत मेन है और यहीं से ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। कैसे पूछ ले बता देता हूँ आपको। जैसे पूछ लिया जाता है कि बक्कल कैविटी का क्या काम है, यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर की कैविटी है उसका क्या कार्य है, स्टमक का क्या कार्य है, इंटेस्टाइन का क्या कार्य है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग काम बताओ, है ना। तो ये तो हो गया ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन में से क्वेश्चन निकल के आए। दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है ना जी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, तो उनका क्या कार्य है। ठीक है। भोजन को पचाने में वो हमारी किस तरह से मदद करते हैं, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने में किस तरह से वो हेल्पिंग हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी क्या है यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। ये इंसानों के अंदर का भी देख लो, अपने अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम आप। ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भाग हैं उनके मैं आपको एक बार नाम लेबल्ड कर देता हूँ। तो सबसे पहले है माउथ। ठीक है। फिर जो हमारा ये बक्कल कैविटी है, यानी कि जहाँ पर दांत वगैरह होते हैं, आपके टीथ वगैरह होते हैं, ठीक है, टंग होती है, तो वहाँ पर एक ग्लैंड लगी हुई है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन है जो पाइप की तरह का है, जो नीचे स्टमक से जुड़ता है, आपके माउथ को स्टमक से जोड़ता है, उसे बोलते हैं हम फूड पाइप। ठीक है जी। और जो आकर खत्म होता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, ये स्टमक यहाँ से चलता है एंड देन इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है जो ऊपर जाकर जुड़ता है किसमें, पैनक्रियाज में। ये आपकी पैनक्रियाज है, ये आपकी पैनक्रियाज है। ठीक है। पैनक्रियाज में, और साथ में ही ऊपर की तरफ चलता है जो जुड़ता है किसमें, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है किसके साथ, लीवर के साथ। ठीक है। इसके बाद खाना इस स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ आगे की तरफ चलता है और देन आगे की तरफ चलता रहता है। यहाँ पर डाइजेशन होता रहता है और खाना साथ के साथ एब्जॉर्ब भी होता रहता है। इसके बाद अल्टीमेटली खाना पहुँचता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है ना। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाला हिस्सा जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है ना जी। लार्ज इंटेस्टाइन का जो कार्य है वो है भोजन में से जो वाटर कंटेंट है उसे एब्जॉर्ब करना, रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करना। और उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एंड होती है कहाँ पर जाकर, एनस पे, जहाँ से क्या कर दिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर जो फाइबर्स होते हैं, उन्हें एग्जिट कर दिया जाता है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 नंबरिंग दे देता हूँ, किसको, उन पार्ट्स को जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला है माउथ। ठीक है। दूसरा है फूड पाइप, है ना, ओसोफेगस भी इसे कहते हैं। तीसरा है स्टमक, तो थर्ड नंबर पे है स्टमक। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये रही, फोर्थ नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन फिफ्थ नंबर पे है लार्ज इंटेस्टाइन, तो पांचवें नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। और इसके बाद जो छठा नंबर है वो है एनस, यानी कि वो लास्ट ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम की, जहाँ से डाइजेशन होने के बाद वो कंप्लीट होके एंड देन जो फेसल्स होते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, उन्हें बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। अब मैं करता हूं बात एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, है ना। मैंने बोला था ना, एक तो क्या है, ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स के बाद क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं यहाँ पर। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में सबसे पहली जो ग्लैंड है ना, इसको मैं रोमन नंबर में लिखता हूँ। सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। जो दूसरी ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है यहाँ पर लीवर। ठीक है। जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। ठीक है। और जो तीसरी ग्लैंड है उसका नाम है पैनक्रियाज, तो थर्ड नंबर पे जो है वो पैनक्रियाज है। ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूँ, लेबल्ड कर देता हूँ सबको। सबसे पहले है माउथ, दूसरे नंबर पे है फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस, फूड पाइप। ठीक है। तीसरे नंबर पे है स्टमक, जिसे हम आमाशय बोल देते हैं। फोर्थ नंबर पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन छोटी आंत्र जिसे बोलते हैं। और पांचवें नंबर पे है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना जी। लार्ज इंटेस्टाइन, जो एनस है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक हिस्सा है, लेकिन मैं उसे छठा नंबर दे रहा हूँ। तो जो 6th नंबर है वो क्या है, एनस। ठीक है। जो कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट है, तो ये शुरुआत है और ये एंड है।
ठीक है ना, स्टार्टिंग हो गई है और एंड हो गया है यहाँ पर किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके साथ साथ ही मैं अगर एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में बात करता हूँ तो मुख्य रूप से जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो 3 हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो ग्लैंड है, ठीक है, कहाँ पर लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या है, जो सबसे पहली ग्लैंड है उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है जी। दूसरी जो है वो है आपका लीवर, ठीक है, और जो तीसरी है वो है आपके पैनक्रियास, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये। थर्ड जो है वो है पैनक्रियास, ठीक है। इसके बाद और ग्लैंड्स यहाँ पर नहीं हैं, जो मुख्य ग्लैंड्स हैं वो ये 3 हैं, ठीक है जी। तो एक बार क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन फिर आगे चलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या है, एक टेबल बना दी है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इजी करने के लिए, है ना, जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है उसे थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो मैंने क्या किया है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले का नाम है माउथ, दूसरा है स्टमक, तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथी है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसी के आसपास की जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनका भी मैं काम बताऊंगा, साथ में एक बार फिर से लिस्ट आउट कर दिया जाएगा और देन उनके नाम फिर से बता दिए जाएंगे और काम भी बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो टीथ हैं, सबसे पहले क्या है, माउथ, ठीक है। माउथ क्या है, हमारा ये माउथ है, ये क्या करता है, खाने को एंट्री देता है कि आओ भाई हमारे अंदर आ जाओ, ठीक है जी। उसके बाद जो टीथ है वो अपना पहला काम करना शुरू करते हैं, तो उनका कार्य क्या है, ग्राइंड द फूड ना, ठीक है। इसके बाद इस जो माउथ के अंदर ही एक दूसरा ऑर्गन लगा हुआ है जिसका नाम है टंग। टंग का काम का है टेस्ट को लेना, फूड के बारे में पता करना कि फूड क्या है ना, हम क्या खा रहे हैं, यानी कि टेस्ट लेना। एंड दूसरा इसका काम है कि जब खाना चबाया जा रहा है तो मुंह के अंदर ही खाने को इकट्ठा करके एंड देन फिर से दांतों के बीच में रखना, ठीक है जी, ये टंग का काम है। तीसरा है यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या, लार ग्रंथियां जिन्हें बोलते हैं, जो लार होती है हमारे मुंह के अंदर। तो इसका ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसके अंदर एक एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट को, जिसका नाम स्टार्च है, उसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम इजीली फिर क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टमक आपका, ठीक है। स्टमक के अंदर HCl मौजूद होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है, बहुत ज़्यादा तगड़े वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावी, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है डाइजेस्ट द प्रोटीन पार्टिकल्स। प्रोटीन्स को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। साथ में जो बैक्टीरियाज ऊपर से अगर आ गए हैं तो उनको किल करने का काम करता है। बैक्टीरियाज को मारने के लिए जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड है उसमें से भी एक एंजाइम निकल के आता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, बता दूंगा मैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पर क्या है, खाने को एसिडिक कर दिया जाता है, जिसमें पेप्सिन नाम का पेप्सिन एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मुख्य कार्य है क्या, जिसका मुख्य कार्य है प्रोटीन्स को ब्रेक करना। तो जो आपका स्टमक है उसके अंदर HCl है, भोजन को एसिडिक कर देता है, अम्लीय कर देता है, और अम्लीय माहौल में पेप्सिन एक्टिवेट होकर देन प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है जी। तीसरा आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हैं लीवर और पैनक्रियाज, ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। इसका मुख्य कार्य है डाइजेस्ट द फूड एंड एब्जॉर्ब इट फॉर द फर्दर यूजेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फूड है वो कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है और साथ में एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन एंड द कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। थर्ड है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, एक इस प्रकार का इंटेस्टाइन का हिस्सा है जहाँ पर क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो यूज हुआ वाटर है उसमें से एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर लेता है, वो रिड्यूस कर देता है, निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना जी। ये किस लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाने को पचाएं एंड देन जो भी हमारा वाटर डाइजेशन में यूज हुआ वो वाटर भी रफेज के साथ बाहर चला जाए, ठीक है जी। तो उस लॉस को रोकने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरह से डिजाइन किया गया है नेचर के द्वारा कि वो एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर लेता है, फ्रॉम द रफेज और फ्रॉम द फेसल्स कह सकते हैं, है ना, से क्या कर देता है, एब्जॉर्ब
कर लेता है। ठीक है जी। तो कितनी हो गए यहाँ पे, एक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ के अंदर 3 भाग हैं, तीनों के अलग अलग काम है। दांतों का काम चबाना है, टंग का काम टेस्ट लेना है, सैलिवरी ग्लैंड का काम है एमाइलेज की मदद से स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। दूसरा इसका कार्य है लाइसोजाइम के द्वारा बैक्टीरिया को किल करना। तीसरा इसका कार्य है भोजन को इतना नरम बना देना कि वो निगलने लायक हो जाए, यानी कि इनगल्फ करने लायक हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद खाना पहुंचता है कहाँ पर, सीधा स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। स्टमक क्या करता है, स्टमक के अंदर HCl है, तो वो पहले तो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगा। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैक्टीरिया को मारेगा। दूसरा क्या करेगा कि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम उसे एक्टिवेट कर देगा। तो पेप्सिन अगर एक्टिवेट हो जाता है तो जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है जी। इसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक सबसे लंबा हिस्सा है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद फर्दर यूज के लिए उसे भेज दिया जाता है हर उस कोशिका के पास जहाँ पर उसकी आवश्यकता है। और लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो खाना आया है उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, तो इस वजह से अब उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ वाटर और रफेज मौजूद है। तो उस रफेज में से एक्स्ट्रा वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है एंड द थ्रू द एनस, जो रफेज है उसे बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर 2 ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं। पहली का नाम है लीवर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीवर। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है बाइल जूस। ठीक है ना, बाइल जूस जो कि बेसिक होता है नेचर में, जैसे HCl तो एसिडिक है तो ये बेसिक है। और दूसरा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज में से 2 मुख्य रूप से जो हार्मोन्स और एंजाइम्स है वो निकल रहे हैं। हार्मोन एक है और एक एंजाइम है। तो यहाँ पे ट्राइप्सिन और दूसरा जो यहाँ पे एंजाइम है, 2 एंजाइम है एक्चुअल में, इसका नाम है एमाइलेज। तो तुम कहोगे सर एमाइलेज तो ऊपर भी है, तो ऊपर भी है, उसे सेलिवरी एमाइलेज बोलते हैं और इस वाले को पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं। ट्राइप्सिन का मुख्य कार्य है फैट्स को देना, ब्रेक कर देना, और जो एमाइलेज है उसका कार्य है क्या कर देना, एमाइलेज का मुख्य कार्य है कि जो ऊपर से स्टार्च आ गया उस स्टार्च को यहाँ पर आके माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। और यहीं से निकलता है क्या, एक और हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम तुम्हें पता ही है। इंसुलिन का मुख्य कार्य है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। अगर किसी में इंसुलिन सीक्रेट होनी बंद हो जाती है तो वो व्यक्ति शुगर का पेशेंट हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है, डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में अब हम कर रहे हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में 3 मुख्य ग्लैंड्स हैं। एक है सेलिवरी ग्लैंड, मुंह में लगी हुई है जो, यानी कि माउथ में है आपके बकल कैविटी में। सेकंड है लीवर जो कि स्टमक के आसपास है, और एक है पैनक्रियाज, ये भी स्टमक के ही पास मौजूद है। ठीक है। तो सेलिवरी ग्लैंड का मुख्य कार्य है सलाइवा, यानी कि लार सीक्रेट करना, है ना, जो मुंह में लार आती है, जैसे पानी बोल देते हैं भाई मुंह में पानी आ गया किसी चीज़ को देखकर, तो वो है ये। इसके अंदर 2 मुख्य जो क्या कहते हैं एंजाइम्स हैं, उनमें से पहले एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ठीक है जी। अब जो एमाइलेज है उसका मुख्य कार्य है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। जो स्टार्च है वो थोड़ा सा कठोर और जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो इसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से क्या है, एमाइलेज यहाँ पर आता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है एंड देन माल्टोज हमारी बॉडी इजीली पचा सकती है। दूसरा इसका मुख्य कार्य है बैक्टीरियाज को किल करना। तो बैक्टीरियाज को जो किल किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइसोजाइम के द्वारा। ठीक है। लाइसोजाइम एक दूसरा क्या कहते हैं एंजाइम है जो कि सलाइवा के अंदर ही पाया जाता है और उसका मुख्य कार्य है बैक्टीरियाज को किल करना। तो यहाँ पर 2 मुख्य कार्य हो गए, एक स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना और एक बैक्टीरियाज को मार देना। इसके बाद जो इसका लिक्विड पोर्शन है वो भोजन को क्या कर देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि वो आराम से निगला जा सके। दूसरी जो ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर एक्चुअली में हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड भी है ये। ठीक है। इसका मुख्य कार्य है बाइल जूस सीक्रेट करना। ठीक है ना जी। तो बाइल जूस मुख्य रूप से क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर, और इसका काम क्या है, मीडियम को मेक द मीडियम बेसिक। ठीक है। इन विच ट्राइप्सिन कैन फंक्शन।
ट्राइप्सिन जो है वो पैनक्रियाज से निकलने वाला एक एंजाइम है, लेकिन वो काम करता है सिर्फ बेसिक मीडियम के अंदर ही। तो बेसिक मीडियम के अंदर जब वो काम करता है तो उसे काम करने के लिए एक बेसिक मीडियम चाहिए ही चाहिए। ऊपर से जो खाना आया है, स्टमक से जो खाना आता है वो एसिडिक है क्योंकि उसके अंदर HCl जुड़ गया था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो लीवर है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, जिससे जो मीडियम है वो बेसिक बन जाता है और ट्राइप्सिन अपना काम करना शुरू कर देता है। ट्राइप्सिन का जो मुख्य कार्य है वो कार्य है फैट का डाइजेशन। तो ये फैट को ये डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो ट्राइप्सिन है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन जो है वो एसिडिक माहौल में काम करता है और जो ट्राइप्सिन है वो बेसिक माहौल में काम करता है। तीसरा आ जाता है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज से दो एंजाइम्स निकल रहे हैं, एक का नाम अमाइलेज और एक का नाम ट्राइप्सिन है। तो ट्राइप्सिन का अभी मैंने बताया फैट को डाइजेस्ट करता है और एमाइलेज ये ऊपर वाला एमाइलेज ही है ना। तो इस वाले एमाइलेज को सैलिवरी एमाइलेज बोला क्योंकि वो सलाइवा में मौजूद है, और यहाँ पर इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोला, लेकिन दोनों का काम सेम है ना। क्या काम करता है, अगर मान लीजिए ऊपर से थोड़ा बहुत स्टार्च बच के आ भी गया है तो उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये उस स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। देन हमारा जो डाइजेशन है वो इजीली हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने मुख्य दो चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर, एक है ऑर्गन सिस्टम और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो अपने कामों को करने में महारत हासिल है उन्हें, है ना। वो बहुत अच्छे से अपने काम करते हैं, लेकिन उनकी हेल्प के लिए क्या है, कुछ एजेंट्स की ज़रूरत है, और उन एजेंट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैंड्स बोल रहे हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि जो अमीबा है उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, और साथ में हमने डाइजेशन इन एनिमल्स भी पढ़ लिया जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है जी, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है जी, जिससे कि हम आपको नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड देन सी यू।